और इस बीच बड़ी खबर, नेपाल में बुधवार सुबह अचानक से भीषण बाढ़ के जो हालात बनते हुए नजर आए, बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तिब्बत सीमा के पास मध्य नेपाल के कई इलाकों में पानी और मलबे के तेज बहाव ने घरों, सड़कों और पुलों को अपनी चपेट में ले लिया। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 162 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 750 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। साथ ही साथ लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान रसूवा इलाके में भोटेकोशी नदी के आसपास हुआ। अचानक बढ़े नदी के जलस्तर और तेज बहाव के कारण कई इमारतें और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। कई स्थानों पर पुल बह जाने से लोगों का संपर्क प्रभावित क्षेत्र से टूट गया। सड़कें मलबे में तब्दील हो गई, जिससे बचाव दलों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल टूरिस्ट बोर्ड के अनुसार इस आपदा में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी लापता हुए। इनमें भारत के 100 से अधिक नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के 54, ऑस्ट्रेलिया के 34 और इंग्लैंड के 33 नागरिकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। नेपाल के भी 100 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लापता लोगों में एनआरआई और मानसरोवर यात्रा पर आए भारतीय यात्रियों के शामिल होने की जानकारी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल आपदा पर भावुक हुए धर्मगुरु जग्गी वासुदेव और इसी को लेकर जानकारी मिल रही है। साथियों के लापता होने से भावुक हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथियों के लापता होने से भावुक होते हुए नजर आई। ये तस्वीर आप देखिए, ये मंजर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया, इमारतें बह गई, गाड़ियां बह गई, पूरी तरीके से जलमग्न। ये जो नेपाल की तस्वीर सामने आई, जल तांडव एक तरह से कहिए, और सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को उतारू दिखाई दिया। और इसके बाद ये तस्वीरें बहुत बड़े प्रश्न भी खड़े कर रखी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए डॉक्टर ए.के. बियानी, भू राजनीतिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ महेश अग्रवाल, नेपाल मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। महेश सर, स्वागत आपका, और साथ ही साथ ए.के. बियानी सर, आपका भी स्वागत। प्रश्न यही सबसे पहले महेश जी, नेपाल में प्रकृति की विनाश लीला और इसके बाद आ रही तस्वीरें बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या वो मिडिल लाइन अब टूट गई है, प्रकृति के साथ वो तालमेल खराब हो गया है? ऐसा है, प्रकृति अपना काम खुद करती है। जब आप प्रकृति के बहाव को आप कहीं ब्लॉक करेंगे तो ये समस्या आएगी। उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं कई बार हम लोगों ने देख चुकी है अपने भारतवर्ष। पीछे में केदारनाथ का भी हम लोगों ने मंजर देखा है। इसी प्रकार का ये मंजर तिब्बत में हुआ है, जो चीन और नेपाल की सीमा है, वहां पे ये त्रासदी हुई। और तिब्बत का जो जिरोंग इलाका है, वहां पे ग्लेशियर्स हैं। और नैलान एक जगह है तिब्बत का। नहीं, पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वापस से आपके पास लौटूंगी। आनंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए मौसम वैज्ञानिक। आनंद सर, स्वागत आपका भी। और प्रश्न यही, जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, ये तस्वीरें डरा देने वाली है। इमारत अगर किस तरीके से यहाँ पर जमींदोज होती हुई नजर आ रही है, और पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए उतारू दिखाई दी। सैलाब ऐसा जो अपने साथ सब कुछ अपनी प्रवाह के साथ ले जाने के लिए उतारू दिखाई दी। नेपाल की तस्वीरें कितनी बड़ी चिंता का विषय है? बिल्कुल, बहुत चिंता और दुख की बात है कि इसमें काफी लोगों की जाने गई हैं, मगर अच्छी बात है कि भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। और देखिए, ये ध्यान रखना है हमें कि चूंकि ये चाइना और नेपाल के ट्रेड का मेजर रूट है, और साथ में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी यही रूट है, तो इसलिए कुछ सालों में हाल ही में देखा गया बहुत सारी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है बिल्कुल नदी के आसपास, दोनों साइड जैसे आप देख रहे हैं। तो नेचुरली, और ये ध्यान रख लिए कि पहाड़ी जो नदियां होती हैं उसमें फ्लैश फ्लड होता है, और सडनली वाटर का लेवल बहुत हाई चला जाता है। तो वहाँ की डेवलपमेंट उन जगहों पर नदी के आसपास बसावट नहीं होनी चाहिए। इवन जो ब्रिजेस वगैरह जो आप देख रहे हैं बह जाते हैं अक्सर, वो सही ढंग से नहीं बनाया गया, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
इस केस में भी आप देखेंगे कि जब वहां से 17,000 फीट से जो आपके तिब्बत में वो जो ग्लेशियर का बहुत बड़ा 2000 फीट का जो मास गिरा और वो करीब करीब 17,000 फीट से 13,000 फीट पर आया, और उसके बाद सडनली वो लैंडे रिवर में पहुंचा तो उसने पूरे रिवर को ब्लॉक कर दिया, और फिर वो नेचुरल डैम बन गया। और वो जब वो टूटा डैम तो सीधा वो एंटर करा उसने भोटे कोशी रिवर के अंदर, और उस समय वहां का लेवल करीब करीब 30 से 33 फीट ऊपर तक चला गया था। और उसी कारण के चलते जितनी आसपास की बिल्डिंग्स थी बिल्कुल और लोग थे, वो सबको भा के ले गया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों को किस तरह की डेवलपमेंट चाहिए। तो ये चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, इन सभी इलाकों में एक ही तरह की समस्याएं हैं, अनप्लान्ड डेवलपमेंट इन द फ्लड प्लेन्स और उसके आसपास। और ये भी ध्यान रख लीजिए, फ्लड आना या फ्लैश फ्लड आना एक सामान्य प्रक्रिया है, ये हैजार्ड है, ये हमेशा रहेगा। हाँ, हम उससे दूर रहते हैं तो हम अपनी जान बचा सकते हैं, तो ये हैजार्ड से डिजास्टर नहीं बनेगा, वरना ये डिजास्टर बनते रहेंगे। पहले भी हो चुका है, 2013 में तो मैं डायरेक्टर था मौसम विभाग का उत्तराखंड में, और हमने 3 से 4 दिन पहले सरकार को आगाह कर दिया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा होने वाली है, लैंडस्लाइड होने वाला है, मगर सरकार ने बहुत कोई ज्यादा खास आनंद सर, अभी ये तबाही की। की वजह से हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ये वहां तक ही सीमित नहीं है, या भारत में भी प्रभावी नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं जो सटते हुए इलाके हैं, सीमा से जुड़ते हुए इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, उत्तराखंड के, वो तमाम जो अभी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जहां पर बड़ा खतरा हो सकता है, वहां पर भी अलर्ट किया गया है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर वहां मेरा मानना है अब खतरा कम हो गया, क्योंकि ये सुबह 9 बजे की घटना है। जो वो पानी यदि पहुंचता गंडक रिवर में तो इसको रात 6 या 8 बजे तक शाम को पहुंच जाना चाहिए था, वो पहुंचा नहीं है। अब यदि कुछ और नई घटना होती है तो उसका खतरा होगा, मगर ये वाली जो घटना थी उससे जो होने वाला पानी पहुंचने वाला था वो अभी तक तो पहुंचा नहीं है, तो अब उस वाली घटना से कोई खतरा नहीं है। मगर नेचुरली आप ध्यान रखिए कि बिहार में अक्सर जो है इस तरह की, मतलब जब जब नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो पानी सीधा यूपी और बिहार में फ्लड लाता है। नहीं, बात हम बहुत तकनीक की जरूरी करते है हैं, हम कि बढ़ते दौर की करते हैं, हम बताते हैं कि इस तरीके से विस्तार हो रहा है टेक्नोलॉजी में, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम देखते हैं जो तस्वीरें, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन अब वो इमारतें प्रकृति के इस रौद्र रूप के आगे पूरी तरीके से बेबस दिखाई दे रही है। महेश सर, पुल के पुल बह जा रहे हैं, इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, पानी के साथ, जल के साथ, उस प्रवाह के साथ बह जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। नहीं, ऐसा है, ये प्राकृतिक प्रकोप है। जब हजारों फीट ऊपर से जब ग्लेशियर टूटेगा और वो जो पानी का बहाव होगा और एक साथ में जो पानी का वॉल्यूम होगा वो असीमित होगा, तो उसके सामने तो वो तो बिल्डिंग है, उससे भी अगर कोई भारी चीजें हो तो सब बह जाएंगी। राइट। मतलब वो नहीं है। देखिए, मतलब ये है, अभी शर्मा जी ने इसका बड़ी अच्छे से इन्होंने शर्मा जी ने बताया। अभी हमारे बिहार में, मैं जहाँ रक्सौल में रहता हूँ, यहाँ से 150 पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि नगर है, जहाँ की बराज बना हुआ है। तो वाल्मीकि नगर तो पूरा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है अभी। नहीं, वाल्मीकि नगर के इलाकों में, वो आज मैंने भी सुबह बात की है वहां के लोगों से, तो ये सूचना मिल रही है कि वहां से, देखिए एक सबसे अच्छी बात क्या है कि वहां पानी नहीं बरस रहा है, कंटिन्यूटी में पानी नहीं बरसा है। राइट। वहां जो ये ग्लेशियर टूटा है तो उसका कारण अब क्या हो सकता है। जैसे चाइना ने कहा है कि वहां 5.3 का सिस्मिक, वहां पे एक भूकंप भी आया उस घटना के पहले, लेकिन इस बात का कहीं अभी मीडिया में इस बात की कहीं चर्चा नहीं है। उस भूकंप के कारण वो जो अभी शर्मा जी ने बताया कि एक जो वहां डैम था वो डैम टूटा और वो बड़ी, एक बहुत मोटी बड़ी वॉल्यूम में वो पानी का एक साथ जो बहाव हुआ वो कीचड़ लेके वो ग्लेशियर टूटने के बाद भोटे कोसी नदी में आ गया, और भोटे कोसी नदी आगे आके वो त्रिशूली नदी है और त्रिशूली शहर है, रसुआ जिला है, उसको पूरा तबाह किया। तो हमें डर था कि नेपाल का जो नारायण घाट, जहाँ की गंडक नदी आती है, नारायणी नदी आती है, वहां पे तबाही मचाएगा,
लेकिन नारायण घाट शहर में उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि वो पानी आगे बढ़ के 2-3 नदियों में बट गया। यानी कि और सिर्फ और सिर्फ नेपाल पर इसका असर नहीं पड़ रहा है, ये असर भारत पर भी इक्वली पड़ रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उससे पहले की जो स्थितियां उन पर चर्चा नहीं हो रही। एक बड़ी खबर उसके बाद आनंद सर, आई एम कमिंग टू यू। नेपाल में ईशा फाउंडेशन के कई सदस्य लापता बताए जा रहे हैं। कई तीर्थ यात्री और वॉलंटियर्स का सुराग नहीं मिल रहा है। ये जानकारी मिल रही है ईशा फाउंडेशन को लेकर। कई सदस्य जो है ईशा फाउंडेशन के नहीं मिल रहे हैं। कई तीर्थयात्री और वॉलंटियर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये लाइव विजुअल्स इस वक्त नेपाल में सैलाब का कहर किस तरीके से है, आप इन तस्वीरों के बाद अंदाजा लगा सकते हैं। सैलाब के साथ सब कुछ कैसे बह गया और पीछे ये वीरान जो तस्वीर सामने आई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रकृति जब अपने रौद्र रूप को धारण करती है तो उसके आगे किस तरीके से आम जनजीवन बेबस दिखाई देती है। कोई तकनीक, कोई टेक्नोलॉजी उसके आगे काम नहीं होती है, सब बेअसर दिखाई देता है। और वही इन तस्वीरों में होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखिए कैसे यहाँ पूरी तरीके से उफान पर नदी नाले गदेरे पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। सैलाब का कहर सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को उतारू दिखाई दे रहा है। और यही तस्वीर सबसे ज्यादा अहम होता है। हमारे साथ आनंद जी जुड़े हुए। आनंद जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन प्रश्न इसके साथ ये भी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेपाल के लोग वहां पर फंसे हुए थे, कई टूरिस्ट भी थे, यूके के लोग, भारत के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, अमेरिका के लोग। अब उनको लेकर के भी एक एक करके जो तस्वीरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नेपाल वासी इसकी जद में नहीं आए हैं। जी देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये सब लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि ये जो ग्लेशियर का मास गिरा उसका मुख्य कारण क्या होगा। तो पहले यूएसजीएस ने कहा कल कि 4.2 मैग्नीट्यूड का ये एक अर्थक्वेक था, जो कि कहते हैं उसने इसको मतलब उसके कारण जो है ये हुआ। पर बाद में उनके यूएसजीएस ने अपने आप को कहते दोबारा रिवाइज किया और उनका आप कहना है कि जो इतना बड़ा ग्लेशियर का मास नीचे गिरा उसके कारण जो इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी निकली, उसके कारण जो है वो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अर्थक्वेक है। तो मतलब ये ध्यान रख लीजिए कि अर्थक्वेक, बाकी ये तो अभी थियरीज हैं, कयास हैं, आगे और जब रिसर्च होगी तो पता चलेगा। और दूसरी बात जब आप बात करें, इस बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, उसे भी जरा ब्रीफ कर देना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हम चर्चा नेपाल पर कर रहे हैं, नेपाल में जो त्रासदी है उसके ऊपर कर रहे हैं, लिहाजा ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है। ये तस्वीर आप देखेंगे, आपको दूर तक जो इमारतें दिखाई दे रही होंगी पूरी तरीके से मलबे में तब्दील दिखाई दे रही होंगी। ऊपर से देखिए कैसे हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ पर पूरी तरीके से मदद पहुंचाए जाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, रेस्क्यू किया जा रहा है, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो जारी कर दिए गए। ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि कुदरत के क्रोध के आगे कुछ भी बचता नहीं है, कुछ भी रह नहीं जाता। कुदरत अपने साथ सब कुछ ले जाती है और यही तस्वीर, यही वीरान तस्वीर जो है इस वक्त वो बताती हुई भी नजर आ रही है। आप देखिए इमारतें, नक्शा आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से इमारत शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है, क्योंकि पूरी तरीके से इस वक्त मलबे के ढेर स्वरूप नजर आ रही है। नेपाल में बाढ़ का ये कहर, इसके साथ साथ हाइड्रो पावर की जो पूरी प्रोजेक्ट है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई कई जिलों के तो आपस में जो तालमेल है, जो कनेक्शन है वो भी टूट चुका है। ये कहा जा रहा है कि सैलाबी प्रतिशोध इस वक्त जो आया है उसने पूरी तरीके से नेपाल के कई इलाकों को वीरान कर दिया। देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको दूर तक शांति शांति नजर आएगी, कैसी शांति जो जिंदगियों को लील गई हो। और ये इमारतें, ये बहती हुई प्रवाह बताने के लिए काफी है कि इस वक्त रसूवा का हाल ये नहीं है, नेपाल के तमाम उन जिलों का हाल है जहां पर इस वक्त तबाही का के अंश वो है दिखाई दे रहे हैं। क्या इमारतें, क्या गाड़ियां, यहाँ बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। प्रकृति की इस विनाश लीला के आगे सब कुछ बेबस, बेअसर दिखाई दे रहा है। सिर्फ यहाँ पर कोशिश इसी बात की जा रही है कि किसी भी प्रकार से जितना हो सके, जितनी दफा कोशिश की जा सके जिंदगियों को बचाने की, और वही रेस्क्यू के जरिए भी किया जा रहा है। देखिए कैसे बहाव है, अपने साथ सब कुछ जिंदगियां बहा ले जाने के लिए उतारू दिखाई दे रही है। आप देखिए ये तस्वीर कितनी डरा देने वाली है। यहाँ पर कैसे पहाड़ से भारी मलबा जो है नीचे गिरता हुआ, बहता हुआ नजर आ रहा है, उसकी जद में पेड़ पौधे, इमारतें, आसपास मौजूद सब कुछ बर्बादी की कगार पर आते हुए दिखाई दिया। ये देखिए
ये तस्वीर आप देखिए कितनी डरा देने वाली, और इसके जरिए आप इस बात का आंकलन कर पाएंगे कि नेपाल में हालात इस वक्त क्या होते हुए नजर आ रही। ग्लेशियर टूटने के बाद किस तरीके का मंजर नजर आ, देखिए पुल के पुल बहा ले गया ये सैलाब, और ये तस्वीर अपने आप में बता देने के लिए काफी है। देखिए ये हमने जब मार्क किया है इस एरो के निशान से, आप देख पा रहे होंगे पुल इस प्रवाह के साथ आगे बहता हुआ नजर आया, पीछे छूट गया तो वो हवाई ढोंग, वो टेक्नोलॉजी का तमगा जो लेक और आज तक जो है इंसान घूमता फिर रहा था, अब कुदरत के आगे सब कुछ बेबस और बेअसर नजर आ रहा है। रसूआ की ये तस्वीर, नेपाल की ये तस्वीर दिखाने के लिए और बताने के लिए, समझाने के लिए काफी है कि इस वक्त वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही नहीं, ये क्रोध है, ये रौद्र रूप है कुदरत का, जिसके आगे सब कुछ अब खत्म होता हुआ एक तरह से नजर आ रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए नजर आ रखे हैं। तो इस वक्त आप तस्वीरें देखिए कैसी आपदा की दिखाई दे रखी है, और इसको अगर आंकलन किया जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बात होती है उसमें दो तरीके की तस्वीर, एक मैनमेड डिजास्टर और एक नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है, लेकिन नेचुरल कहीं से नजर नहीं आ रहा क्योंकि इंसानी जो तत्व है उन्होंने टेक्नोलॉजी का तड़का लगाने की कोशिश की बिना किसी तालमेल को फिट करवाए, और प्रकृति के आगे वो सब बेबस नजर आए क्योंकि तकनीक भी यहाँ पर फेल हो गई। आप देखिए पुल कैसे बहता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर इमारतों की अगर तस्वीर देखेंगे, इमारतें बह गई, लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अभी तक आंकलन नहीं किया जा सका कि ये जो लोगों की संख्या है वो कितनी हो सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, नजर आ रहा होगा कैसे आपको ग्लेशियर टूटने के बाद का मंजर नजर आया। नदी का बहाव रुका, झील का जो पानी है वो भी बढ़ गया, दबाव से जो रुकावट है वो टूटी और झील टूटने से बाढ़ आई है नेपाल में। उसके बाद तबाही का मंजर आप देखेंगे, चाहे त्रिशूली नदी हो। इसके अलावा आप तस्वीरें देखेंगे तो इस वक्त उन हालातों को दर्शाती हुई तस्वीर जो है वो दिखाई देती हुई नजर आएगी। और इसके साथ साथ जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है वो आप देखिए, तस्वीरों से आप आंकलन कर पाएंगे कि ग्लेशियर टूटने से बाढ़ तक का पूरा घटनाक्रम कैसे है। और अगर इस तरफ मैं चाहूंगी जरा दिखाएं बाढ़ का प्रभाव क्षेत्रों पर कैसे पड़ा है। आप देखिए ग्लेशियर टूटा, और ग्लेशियर टूटने के बाद ये काजरा तिब्बत क्षेत्र में खासतौर पर यह हुआ। उसके बाद झीलें जो है वो बनी थी लेकिन वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई। लहंदे नदी जो है वो एक साथ आई, झील की जो रुकावट रेखा है वो टूट गई, यानी कि वो जो बांध है वो बांध भी पूरी तरीके से बेअसर हो गया। साथ ही भटकोशी, बोटेकोशी नदी जो है, साथ में लहंदे नदी और त्रिशूली नदी, ये तीनों का बहाव जो है एकल तौर पर जब सामने बढ़ा तो ये नेपाल में पूरी तरीके से बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आया। अब इस तरफ आप देखिए ग्लेशियर्स टूटने के बाद का किस तरीके से मंजर दिखाई दिया। पहाड़ों पर से बड़े बड़े बर्फ की जो चट्टानें हैं वो आपको देखिए कैसे धराशायी होती हुई नजर आई, और जो बांध जो रेखा बनाई गई थी वो रेखा भी यहाँ पर टूटती हुई नजर आई। साथ ही साथ ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा जो हम झील का जिक्र कर रहे हैं, उन झीलों का जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया था, तकनीक से इसको पूरी तरीके से जैसे जोड़ा गया था वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। अब चौथी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर चौथी तस्वीर में आपको नजर आएगा दबाव से रुकावट भी टूट गई। कोशिश की गई कि इसे यहीं पर समेट दिया जाए, इसे रोक दिया जाए, लेकिन यहाँ पर भी ये तस्वीर रुकी नहीं। झील टूटने से बाढ़ का जो मंजर है वो नजर आया, और इसके साथ साथ अभी नेपाल में जो भारी तबाही आई है वो अपने साथ सब कुछ, इंसान की जिंदगी, आम जनजीवन जो है इसके बाद पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रखा है। ग्लेशियर्स टूटने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो अपने आप में दिखा देने के लिए काफी है कि सैलाब के आगे, इस विनाश लीला प्रकृति के आगे किसी की एक नहीं चल रही है। इसी के साथ यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।